आज का जो क्लास है हमारा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहलव के बारे में और कुषाण के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडो ग्रीक के बारे में, हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। और इंडो ग्रीक के बाद जो हमारा जो शकों का जो टॉपिक था, जिसमें कि हम लोग नहपान और रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में पढ़े थे, वहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो आइए समझते हैं हम लोग पहलव साम्राज्य के बारे में कि आखिर ये पहलव साम्राज्य जो है भारत पर कैसे शासन किए थे। हालांकि इनका जो शासन है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। जैसे शक लोगों के बारे में हम लोग पढ़े कि बहुत लंबे टाइम तक वो शासन किए, और तो इसीलिए देखते हैं कि उनके बारे में हमारे पास सूचनाएँ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है हमारे पास इतना ही बस सूचना है, इसी को हम लोग ठीक समझते हैं। ठीक है, तो शकों के बाद कौन आए? पहलव आए। इसी पहलव को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थियन। तो कहीं कहीं किताब में आपको पहलव के जगह पे पार्थियन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहते कहाँ थे? इनका जो निवास स्थान था वो भी कहाँ के थे? ईरान के थे। और ये ईरान के ही बाद से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगे? भारत आएंगे। अच्छा देखिए, अब पहलव जब यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले हमको किन के बारे में पढ़ना होता है? सबसे पहले जानकारी हमको मिलता है मिथ्रेडेटस फर्स्ट। तो सबसे पहले जो भारत में जो शासन किए थे, जिस शासक का नाम क्या था? मिथ्रेडेटस फर्स्ट। तो उनका टाइम पीरियड कब से कब तक का था? 171 से 130 BC के आस, यानी कि लगभग 40 साल के आसपास ये यहाँ पे शासन किए थे। और ये अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाते हैं? तक्षशिला। तो हमने कई बार देखा था कि तक्षशिला और भी कई सारे शासक थे जो कि अपनी राजधानी को तक्षशिला बनाते हैं। तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये किस वंश के समकालीन थे? तो शकों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो यूक्रेटाइटस जो वंश होता है उसी के समकालीन ये माने जाते हैं। कौन? मिथ्रेडेटस फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम है गोंडोफर्निस। तो गोंडोफर्निस का टाइम कब से कब तक का है? 20 से लेकर के 41 AD। ध्यान देना, इसके बाद और भी कई सारे शासक होंगे, लेकिन उनके बारे में हमारे लिए सूचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें उसी शासक को पढ़ना है जिनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इनके बारे में जो पहलव साम्राज्य है इनके बारे में ज़्यादा सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो गोंडोफर्निस के बारे में ये क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए? देखिए, क्योंकि इन्हीं के टाइम में, गोंडोफर्निस के टाइम में एक ईसाई धर्म प्रचारक हैं जिनका नाम होता है सेंट थॉमस, या फिर कहीं कहीं पे सेंट टॉमस भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये ईसाई धर्म प्रचारक थे और ये भारत आए थे। आप सोच के देखो कि उस समय की बात करें अच्छा, अभी जब ईस्वी शुरू होगा तो जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, उसी के बाद देख रहे हो ईसाई लोग जितने सारे जो धर्म प्रचारक जो पादरी लोग थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। सब जगह इधर उधर जो है घूमना शुरू कर देंगे, ईसाई धर्म को फैलाना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखो, जो कोई भी धर्म होता है ना, वो चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हो। ऐसा बुद्ध भी चाहते थे, जैन भी चाहते थे। चाहे तुम्हारा जो इस्लाम में जो मोहम्मद पैगंबर जो लगभग 500-600 AD के टाइम में, जिस समय की जो इस्लाम धर्म का उदय होता है, उसके बाद इस्लाम धर्म भी बहुत तेज़ी से फैला। तो हर एक धर्म चाहता है कि मेरा तेज़ी से विकास हो, दुनिया के तमाम जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी मेरे धर्म को ही माने। ये देखो, ये धर्म के साथ अपनी समस्याएं भी है और अच्छी बात भी है। अच्छी बात ये है कि वो देखो, अच्छी बात ये है कि वो अपने धर्म के जो बातें, जो आदर्शवादी बातें होता है, उसके माध्यम से लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहता है। मतलब कि जीने का तरीका उसको जो लगता है कि यही सबसे अच्छा जीने का तरीका है। जैसे इस्लाम कहेगा कि जिस हिसाब से हम कहते हैं उस हिसाब से आप जियो, आपको जो है अल्लाह ताला आपको जो पूरा जन्नत नसीब देंगे, ऐसे इस्लाम के अनुयायी बोलते हैं। हिंदू धर्म के लोग क्या कहेंगे? अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, आपको भी जो है स्वर्ग की जो है आपको भी स्वर्ग पहुंचाया जाएगा। इसी तरह देखो, जितने भी धर्म की बात हम चाहे कोई भी धर्म ले लो, वो तमाम धर्म जो है मृत्यु के बाद के जीवन की बात करता है कि मरने के बाद जो है आपको सही ठिकाने पे लगाया जाएगा, और वहाँ पर अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको जो है एक तो अच्छा जगह नसीब होगा, और वहाँ पे आपको रहने सहने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया जाएगा आपके लिए। यानी कि मृत्यु के बाद का जीवन जो है, सभी जो धर्म के लोग हैं वो सभी लोग ऐसा सपना दिखाते हैं। तुम देखो, कोई भी धर्म को ले लो, लगभग तमाम धर्म में इस चीज़ की बात करता है। जबकि अच्छा, अगर हम बौद्ध और जैन की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मृत्यु के पहले ही, हालांकि वो मृत्यु के पहले निर्वाण की अवस्था को कहते हैं। वो भी कहते हैं कि एक ऐसा चरम स्थिति में पहुंच जाओगे जिसके बाद कि ना दुख होगा ना सुख होगा, आप निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाओगे। हालांकि वो इस तरह के कर्मकांड की बात वो नहीं कर रहे हैं, जैन और बौद्ध की बात करते हैं। वो इस तरह की कोई भी कर्मकांड जो पारलौकिक दुनिया की बात वो उतनी प्रखरता से नहीं करते हैं, क्योंकि एक नास्तिक दर्शन है वो, तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा।
लेकिन एक चीज़ देखना कि जितनी भी धर्म है वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही करता है। अब ये ईसाई धर्म प्रचारक जो सेंट थॉमस आएगा यहाँ पे, तो ये भी चाहेंगे, अच्छा उस समय तो यहाँ पर जैन बौद्ध फिर एक्टिव था, इस समय हिंदू धर्म भी बहुत एक्टिव था भारत में। एक तरफ शक लोग शासन कर रहे थे, कुषाण के भी कुछ लोग आ चुके थे तब तक, और ये भी थे जो गोंडोफर्निस के जो ये जो आते हैं, जो पहला वंश का भी चल रहा था, यानी कि जो गोंडोफर्निस के टाइम में ये आए थे तो गोंडोफर्निस का भी टाइम चल रहा था। अब ये चाहते थे कि सभी लोग जो है ईसाई धर्म को माने। तो यहाँ के जो भारत के जो क्षेत्रीय दल के जो लोग थे, सॉरी क्षेत्रीय समुदाय के जो लोग थे, उन पर ये दबाव बनाना शुरू कर दिए कि आपको ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। लालच देते थे, जैसे बाद में अंग्रेज भी आकर के लालच देते हैं कि अगर आप ईसाई धर्म को मानते हो फिर आपको ये तमाम सुविधाएं देंगे। ये भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनसे बहुत नाराज़ हो गए। तो जब ये दक्षिण भारत जा करके अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहीं पर उनकी हत्या हो जाती है और इनका चैप्टर क्लोज, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो सेंट थॉमस जो है किसके टाइम में आया था? तो पहला वंश के टाइम में आया था, और ये किसके टाइम में आए थे? गोंडोफर्निस। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंट थॉमस के बारे में एक दो बार एग्जाम में पूछा, क्वेश्चन दिखता है वहाँ से। अच्छा, गोंडोफर्निस के बारे में एक अभिलेख है जिसका नाम है तख्त ए बाही। तख्त ए बाही कहाँ पर है? ये जो अभिलेख है वो पेशावर में मिला है, और इस अभिलेख में इनके बारे में सूचनाएं हमें मिलती है। तो ये तमाम तरह की जो बात जो देख रहे हो सेंट थॉमस या जो थॉमस या टॉमस के बारे में, ये इसी तख्त ए बाही में अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो पहलव साम्राज्य के जितने तमाम भी जो शासक होते हैं, वो अंत में जा करके वो किस धर्म को अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म को। ये भी लास्ट में जा करके बौद्धिस्ट हो जाते हैं। शक में भी हम लोगों ने देखा कि कई सारे लोग बुद्ध को भी मानते थे, कुछ लोग शिव को भी मानते थे, कुछ लोग वैष्णव को भी मानने वाले, फॉलो करने वाले लोग थे। लास्ट में फिर क्या होता है? इस पहलव साम्राज्य का अंत किसने करेगा? कुषाण। तो कुषाण फिर जो आते हैं तो फिर कुषाण इनको निपटा देते हैं। तो ये हमारा जो है पहलव साम्राज्य वाला में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग कुषाण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटाते हैं। देखिए, उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुषाण वंश के बारे में, जो कुषाण वंश का जो उदय होता है उनके बारे में जो दो थ्योरी है पहले वो समझते हैं। एक थ्योरी है मंगोल उद्गम थ्योरी, और दूसरा होता है तुर्क उद्गम थ्योरी। अब ये कुषाणों के बारे में जो सूचनाएं देता है उसमें जो मंगोल उद्गम थ्योरी, जो चीनी विवरण है, चीनी विवरण के बारे में तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन जो तुर्क उद्गम थ्योरी है वो क्या कहते हैं? तुर्क उद्गम थ्योरी कहता है कि चूँकि जो तुर्की थे, ध्यान देना, एक्चुअली जो कुषाण थे वो कोई दूसरा नहीं थे। इनके हिसाब से कहना जो कुषाण थे ना, वो दरअसल क्या थे? वो तुर्की ही थे। मतलब तुर्की लोग ही आगे चल के आप कुषाण के रूप में आप जान रहे हो इनके हिसाब से, क्योंकि दोनों के सिक्के क्या थे? एक जैसा था। यानी कि तुर्क लोगों का, यानी कि तुर्की के जो राजा लोग थे, जो उनका जो एरिया था वहाँ पर जो सिक्के चलते थे, और इनके क्षेत्र में यानी कि कुषाणों के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे, दोनों कैसा था? एक जैसा था। इसलिए ये इनके हिसाब से ये कहना इनका है कि जो मतलब कि तुर्क कोई, मतलब ये कुषाण कोई और नहीं थे बल्कि कौन थे? तुर्क ही थे। और दोनों के पदों और उपाधियों में भी समानता है। मतलब जो पद और उपाधि वहाँ के राजाओं को दिया जाता था, वही पद और उपाधि किनको दिया जाता है? आगे चल के पढ़ने वाले हैं पद और उपाधि, जो कुषाणों को किस किस प्रकार के पद और उपाधि दिए जाते थे। यानी कि पद और उपाधि वैसा ही था जैसे कि तुर्क लोगों के राजाओं को मिलता था। तो कुषाण के राजा हो या फिर तुर्क के राजा हो, दोनों के मतलब दोनों को पद और उपाधि कैसा था? एक जैसा मिला था। तो ये तो था हमारा तुर्क उद्गम थ्योरी। इनके हिसाब से कुषाणों के बारे में जानकारी समाप्त हो गया हमारा। मंगोल उद्गम थ्योरी जो चीनी विवरण, जो चीन के जो इतिहास में जो हमें जानकारी मिलता है, हम उसी के बारे में ज़्यादातर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टोरी पहले समझो, पूरा डिटेल पहले बैकग्राउंड इसका समझते हैं अच्छे से। यूची नाम का एक कबीला हुआ करता था। कहाँ पर? चीन के पश्चिम एरिया में। चीन का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहाँ पर यूची नाम का एक कबीला हुआ करता था। उसी यूची कबीला को हम तोखरी कबीला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूची क्या था? एक जनजाति का नाम था। तो उनके कबीला ही थे, मतलब उन लोगों का जो कबीला था उसको क्या बोलते हैं? यूची कबीला। तो यूची कबीला जो है वो कैसा था? खाना बदोश टाइप का था। खाना बदोश का मतलब होता है जो कि मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? घूमते रहता है खाने की तलाश में। जैसे उस स्थान का भोजन समाप्त होता है फिर वो दूसरे स्थान पर चलाता है। बाद में हम देखेंगे ये कितने जगह भटकते हैं। और ये भी हम लोग देखेंगे कि एक कबीला वाले कैसे दूसरे कबीले पर हमला करते हैं और उसको फिर खदेड़ कर बाहर करते हैं। और यही खदेड़ने के क्रम में धीरे धीरे ये कहाँ पहुँच जाएगा? कुषाण
एक समय के बाद ये शकों को भी भगाते हैं। हम शक के जब टॉपिक पढ़ रहे थे, यही कुषाण वाले थे ना जो भगाए थे, याद है पढ़े थे जब यूची कबीला वाले किसको भगाए थे? यूची कबीला वाले किसको हराए थे? शक लोगों को हराए थे। और शक लोग क्या हुए थे? शक लोग वहाँ से ईरान मतलब कि जो बैक्टीरिया के क्षेत्र से होते हुए कहाँ पहुँच गए थे? यहाँ आ गए थे। तो यूची कबीला शुरुआत में क्या हुआ कि यूची कबीला और जो चीन का दूसरा जो कबीला था, उस कबीला का नाम था हिंगनू कबीला। उन दोनों के बीच क्या हुई? ज़बरदस्त लड़ाई हुई। अच्छा, लड़ाई किस मामले पे, किस मुद्दे पर हुआ होगा? खाना बदोश टाइप के हैं, तो खाना बदोश लोगों का लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होता है? जैसे चारागाह की समस्या। वो अपने जानवर, चूँकि जो ये लोग जानवर बहुत पालते थे कबीला वाले लोग, तो जानवर लोगों को जो चराने के लिए जो चारागाह की जो दिक्कत था, इस वजह ये चाहते थे कि जैसे जो एरिया था जहाँ पर कि जानवर सब लोग चराते थे, तो दूसरे कबीले वाले चाहते थे कि वहाँ पर सिर्फ मेरा जानवर चरे, वो एरिया मेरे कैप्चर में हो, तो वहाँ का पूरा संसाधन हम इस्तेमाल करेंगे। जबकि हिंगनू चाहते थे कि नहीं, मेरा इस्तेमाल, मतलब कि जो समझ लो ये जो चारागाह का जो दिक्कत था, जो जानवर को चराने के स्थान को लेकर के जो मतभेद था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते चला गया। और से केवल चारागाह की बात नहीं थी, वहाँ पर बसने की भी बात थी। क्योंकि सीधी सी बात है, संसाधनों की लड़ाई है, रिसोर्स की लड़ाई है। और यही रिसोर्स की लड़ाई तुम देखना कि कई सारे कबीले आपस में लड़ते रहते हैं। इतिहास में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स की लड़ाई कितना बढ़ चुका है आगे चल के जा करके। तुम देखे थे जब आर्य लोगों के बारे में जो पुराना थ्योरी के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते थे कि आर्य लोग विदेशी तो, और वो यहाँ पर जो संसाधन की तलाश में धीरे धीरे वो भारत पहुँच जाते हैं। खुद अंग्रेज़ जो भारत आए वो भी तो संसाधन की तलाश में आए। व्यापार करना तो उनका शुरुआत में उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे जब संसाधन की, जब रिसोर्स का लूट हुआ तो भारत का अच्छा खासा लूट हुआ। यहाँ से रेशम, कोयला, लोहा, सब चीज़ का वो लूट करते हैं। तो ये देखो, ये जो रिसोर्स का जो यानी जो संसाधन का लूट है, ये आज से नहीं, इतिहास के टाइम से, पुराने समय से ही, जब पूरा पाषाण काल के टाइम से ही चलते आ रहा है। एक कबीला के लोग दूसरा कबीला पे हमला करते हैं और उसको भगाते हैं वहाँ से, चूँकि वो क्षेत्र हमको चाहिए। तो इन दोनों में लड़ाई हुआ। किन में? एक हिंगनू कबीला था और दूसरा यूची कबीला था। ये चीन के पश्चिम एरिया की बात अभी कर रहे हैं। जब दोनों में लड़ाई हुआ तो हिंगनू वाला जो कबीला था वो क्या हो गया? जीत गया। अच्छा, हम जो बार बार जो हम कह रहे हैं यूची कबीला के बारे में, ये दरअसल यूची कबीला दरअसल ये 5 समुदायों में विभक्त था। ठीक है, 5 समुदायों में ही एक समुदाय आगे चल के क्या बनेगा? कुषाण। इसलिए सारे यूची जो है वो कुषाण नहीं थे। यूची में से ही कोई एक ब्रांच का नाम क्या था? कुषाण, जो आगे चल के जो कुषाणों के रूप में चिन्हित होगा। तो इन दोनों कबीलाओं के बीच लड़ाई हुई। तो लड़ाई होने के बाद कौन जीता? हिंगनू जीता। और जो यूची के जो राजा थे उनका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया गया, काट दिया गया उसके सर को। और उसके सर को क्या किया गया? उसको प्याला बना दिया गया, मतलब कि जिसमें कि लोग पानी पीते हैं, शराब पी सकते हैं, बर्तन। मतलब समझ रहे हो ये कितना बड़ा बर्बर थे ये जो हिंगनू कबीला के लोग थे, जो योद्धा उस समय के जो थे, कितने ज़्यादा बर्बर किस्म के लोग होंगे कि राजा का सिर धड़ से अलग करके उसका प्याला बना करके उसमें जो है पानी पी रहा है कि देखो हम कितने बड़े तुर्रम खान हैं। ये हिंगनू कबीला का खौफ था। लेकिन ये भी कम नहीं थे, ध्यान देना, ये 30 मार खान बन रहे थे उस समय। चलो ठीक है, इनके राजा का गर्दन जो धड़ से अलग कर दिया, पर ये भी देखो, अब ऐसा नहीं था कि ये जो यूची कबीला वाले जो लोग थे वो इनके सामने जाकर के नतमस्तक हो गया, हथियार डाल दिया, ऐसा नहीं हुआ। हथियार नहीं डाला, आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ये इन लोगों में हिम्मत बहुत था। शुरू से ही लड़ाकू किस्म के थे, हिम्मत वाले लोग थे। इनकी जो ये जो मतलब कहता आगे चल के कि लेकिन यूची राजा की जो विधवा थी, यानी कि जो अब जो राजा की जो वाइफ होगी, वो विधवा के नेतृत्व में, यानी कि उस समय की महिलाएं कितनी ताकतवर होती थी वो सोचना, उनके विधवाओं के नेतृत्व में यूची ने हिंगनू के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी वाइफ बोली कि हम इनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करने वाले, इनसे हम फिर लड़ेंगे, देख लेंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे? आत्मसमर्पण तो नहीं करने वाले हैं, फ़िलहाल ये जगह हम लोग छोड़ करके चले जाते हैं, बाद में फिर देखेंगे इनको। तो ये फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर वो वहाँ से किधर चले जाते हैं? तो चाइना जो एरिया है, जब तुम देखना, जैसे ये इंडिया का मैप देखोगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इंडिया का मैप बराबर बन रहा है, चलो रफ डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो इधर का जो चीन का जो एरिया है ना, ये पूरा चाइना का एरिया है। तो ये हम तो इस एरिया की बात करें, पश्चिम के एरिया की बात करें, ये धीरे धीरे फिर यहाँ से भागेंगे, किधर जाएंगे? ईरान की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे ईरान बैक्टीरिया होते हुए फिर ये बाद में इधर से होते हुए कहाँ आ जाएंगे? भारत हो जाएंगे, भारत आ जाएंगे। तो देखो ये क्या किए, फिर वहाँ से किधर चले गए?
अब इधर पूरब की तरफ तो जा नहीं सकते थे, ये जो यूची थे वो क्या इधर जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। अच्छा, वो आखिर पूरब की तरफ क्यों नहीं गए? वो पश्चिम की तरफ लिखा हुआ ना, ये चारागाह की खोज में पश्चिम की ओर गए। ये किधर गए? क्योंकि चारागाह का ही लड़ाई था, तो ये पश्चिम की ओर यानी कि इधर जाते हैं, इधर। ये इधर नहीं जाते। इधर नहीं जाने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इधर चीन तब तक दीवार बना चुका था, चाइना का दीवार बन चुका था। तो चीन का दीवार बनने की वजह से उधर तो ये लोग जा नहीं सकते थे, तो इनके पास विकल्प क्या था? ये लोग पश्चिम की तरफ आते और नए चारागाह की खोज में ये किधर गए? पश्चिम की ओर बढ़े। सोचो उस समय यूची का जो है जनसंख्या कितना था? लगभग उस कबीले की जनसंख्या थी लगभग 6 से 10 लाख। ये कितना बड़ा पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट करके इधर आया, और आने के बाद जब फिर नया जगह पर हमला करेगा वो, तो एक इस जगह एक जाति थी जिसका नाम था कि वुनसुंग जाति। क्या नाम था उसका? जब वो पश्चिम की तरफ बढ़े तो वहाँ पर फिर एक जनजाति से उनका टकराव हुआ। क्या नाम था उनका? वुनसुंग जाति। वुनसुंग जाति पर हमला करते हैं, फिर उसको हराते हैं, और हराने के बाद ये जो पूरा एरिया है, इस पूरा एरिया पे फिर ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। और ये वुनसुन जो है ये किस नदी, ये कहाँ पर एरिया ये पड़ता है? जो चाइना में जो एक इरली नदी का जो एरिया है, वहीं पर ये जो है एक जनजाति था, उर्लू जनजाति, उसी पर हमला करके फिर ये वहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। वहाँ पर फिर स्थायी रहना वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद जो आगे क्या होगा अभी हम जस्ट इसको मिटा करके बता रहे हैं। देखो, अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि वुनसुन को हरा करके यूची वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूची क्या करेंगे? जो अब देखो, कुछ जो यूची होंगे वो वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और कुछ यूची क्या करेंगे? वहीं पे रह जाएंगे। क्योंकि वोंगसुन को हराने के बाद का जो एरिया है, तो वहाँ पर कुछ जगह पे कौन रह जाएंगे? कुछ यूची वहाँ रुक जाएंगे और कुछ यूची वहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो जो यूची की वहाँ पे रुक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लघु यूची। और जो यूची की वहाँ से निकल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? महान यूची। महान यूची इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अभी बहुत सारे एरिया को जीतेंगे अभी आगे चल के। ये लड़ाकू किस्म के थे, ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। ये लड़ करके अपना जो हक है, हक छोड़ो, वो तो दूसरे के साम्राज्य की बात है, यहाँ पर अधिकार की तो बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये है कि दूसरे के कबीले को कैप्चर करना, और चाहे वो लड़के लेना हो चाहे जैसे लेना हो, तो जिसमें दम होगा वो जीतेगा। मतलब सीधी सी बात है, इसमें दम खम ज़बरदस्त था। क्योंकि अभी जस्ट ये ताज़ा वोंगसुन को हराए और हराने के बाद वहाँ से निकले। अच्छा, कुछ जो यूची होंगे जिनको कि लड़ाई झगड़ा करते करते मन थक गया होगा, बोला यार कितना लड़ेंगे, लड़ते लड़ते तो मेरा मन नहीं करता लड़ने का, वो क्या करेंगे? वो वहीं पे बस जाएंगे। तिब्बत का जो एरिया है वहीं पर वो रह जाएगा। अब कुछ यूची क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि तुमको रहना है तो रुको, हम तो यहाँ से चले। तो फिर वो किधर चले जाएंगे? पश्चिम की ओर बढ़ जाएंगे। तो जो यूची की तिब्बत की सीमा के आसपास जो बस गया उसको बोलते हैं लघु यूची, और जो यूची की वहाँ से पश्चिम की ओर चला गया उसको क्या बोलते हैं? महान यूची। अब देखो, अब जब ये वहाँ से महान यूची निकले, आगे जब चलेंगे तो वहाँ दूर तक जाने के बाद जब पश्चिम में ईरान के आसपास जब जाएगा तो फिर उनकी लड़ाई किससे होगी? शकों से होगी। हमने पहले भी पढ़ा था शकों के टाइम में कि शक लोगों को फिर वो भगाते हैं। तो शक लोगों को जो अन्य कबीला जो भगाया था वो क्या था? उसका यूची कबीला। यही यूची कबीला से जो है शक लोगों को जो भगाता है, शक लोग वहाँ से भाग करके फिर कहाँ चला जाता है? बैक्टीरिया और पार्थिया के एरिया में, ये अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता है। बेचारे शक वहाँ से भाग के बैक्टीरिया पार्थिया जाएंगे। अच्छा, ये तो वहाँ से चले गए, ये यूची क्या हो गया? अच्छा, ये इनके बीच जो लड़ाई हुआ था, चूँकि ये दोनों कबीला था, एक यूची कबीला ये था और एक शक वाला था, तो ये चरागाह का लड़ाई। अभी मामला तो इसी चीज़ का चल रहा है ना कि जानवर के चराने के लिए हमको स्थान चाहिए, और वो स्थान जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये स्थिर रहने वाले नहीं है। तो चरागाह के मामले पर ये यूची शकों को हराते हैं और फिर शक वहाँ से भाग करके कहाँ चले आते हैं? बैक्टीरिया और पार्थिया चले आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला को ब्रेक करना। इधर तो हम लोग देख लिए कि यूची लोग इधर मज़े में घूम रहे हैं, शक लोगों को हरा के इधर जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं का जो कुछ यूची जो दूसरा जो वहाँ रह गया था उन पर अब काल मंडराएगा। काल मंडराएगा मतलब क्या? अच्छा, उसके जो मेन जो लड़ाकू किस्म के जो लोग थे, जो महान यूची कहलाए, वो तो चले गए। अब बचे कौन? डरपोक टाइप के यूची। अब क्या करेंगे? ध्यान देना, याद है वोंगसुन को हराया था, वही यूची हराए थे। वोंगसुन का जो जनरेशन का जो था, वोंगसुन का जो बेटा लोग होगा, जो उस कबीले का जो अगला जनरेशन का होगा, राजा लोग का जो बेटा होगा, वो बदला लेना चाहता, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर के साथ क्या हुआ था। तो वो बदला लेने के लिए क्या करेगा? ये दूसरे कबीला से जा करके वो उससे मदद मांगेगा। तो किससे मांगेगा? ये वोंगसुन किससे मांगेगा? हिंगनू से मांगेगा। वही हिंगनू जो शुरुआत में यूची को हरा के भगाए थे, और वो जब भाग कर आया था तो इसको फिर मतलब कि हराया था, सूची वाला। अब ये यूची क्या करेगा? अब देखना, अब ये वोंगसुन जो है इससे हेल्प लेगा, बोलेगा चलो हम दोनों आ जाते हैं, क्योंकि इसकी लड़ाई तो यूची से भी हो रखा था
और इसकी लड़ाई, अच्छा अलग, वो अलग बात है कि यूची जो है इससे हारा था, हिंगनू से ये हार चुका था, जबकि यूची इसको हराया था, लेकिन था तो दोनों का दुश्मन ही ना। तो दुश्मन और दुश्मन जब आपस में, जब दो व्यक्ति का कॉमन दुश्मन हो तो आपस में दोस्ती तो होना तय है। तो वोंगसुंग और हिंगनू, जिसको कि हुन भी कहते हैं, जब कभी कभी किताब में जो हुन जाति मिलता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, वोंगसुंग और हिंगनू दोनों मिल जाएंगे और मिल करके जो कमज़ोर यूची थे, ध्यान देना, मजबूत यूची तो वहाँ से चले गए हैं, जो कमज़ोर यूची थे उसको कस के पीटते हैं, उसको भगाते हैं। बेचारा फिर यूची तिब्बत छोड़ करके भागे भागे किधर आया, जब वहाँ से जब भागे भागे आया तो कहाँ पहुँचा वो, अक्सास घाटी पहुँचा। और अक्सास घाटी जो है, अक्सास घाटी के पास कहाँ पर, अक्सास घाटी कहाँ पर है, ईरान में है। अब ये वहाँ आकर के धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ दिन के लिए ईरान में आकर के वो ठहरा, उनको लगा कि चलो भाई ठीक है, इन दो राक्षसों से तो जान मेरा बचा। यहाँ आकर के समय के साथ साथ इनका जीवन शैली कैसा होता चला गया, अस्थाई होता है। इनकी चारागाह की समस्या कुछ दिन के लिए उनको दिक्कत नहीं होने लगा। और यह, हालांकि ये पहले क्या थे, पहले भी ये खाना बदोशी ही थे, घूम घूम कर। खाना बदोशी का मतलब क्या होता है, जो एक जगह रह करके अपना इकट्ठा जीवन शैली ना जी पाता हो, खाने पीने के लिए इधर उधर भटक रहा। तो खाना बदोशी, जो अपने खाने के लिए इधर उधर भटक रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, खाना बदोशी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे फिर इनके मन में भी वही लालसा था कि थोड़ा सा नए जगह पर हम भी जाएं। ये वहाँ से फिर कहाँ चले गए, अब जो वो यूची थे वो वहाँ से फिर बैक्टीरिया और पार्थिया चले गए। याद करो, ये भगाया था इसको बैक्टीरिया पार्थिया, ये वहाँ चले गए। देखा रे यहाँ पर, इनको लगा यहाँ पर ये कौन रह रहा है। अब बेचारा शक लोगों को फिर अटैक किया, मतलब एक बार शक को भगाया था वहाँ से, इनके जो महायूची वाले थे, और दूसरा लघु यूची वाला फिर इस पर अटैक कर दिया। अटैक किया, अब शक लोग फिर वहाँ से भागे भागे गया। तो अब वहाँ से जब अबरी जो शक को जब परास्त करेगा, तो अब शक कहाँ से भाग के चला आएगा। अब ये शक जो है भारत के जो बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, अब ये भारत में प्रवेश करेंगे। पाकिस्तान के एरिया से, बलूचिस्तान से होते हुए ये पूरा जो सिंध प्रदेश से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा, भारत पहुँच जाएगा, और ये गंगा घाटी तक फैल जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये तो भाई साहब भारत पहुँच गए, कुषाण भी कहाँ टिकने वाले हैं। ये तो मामला चल रहा है चूहा बिल्ली का, कि पहले इसको भगाया, पार्थिया बैक्टीरिया चला, फिर इसके पीछे जो है फिर यूची भगाया इसको, वहाँ से भी भगाया, फिर ये भारत आ गया, फिर ये भारत भी पीछे पीछे चलाएगा, और फिर वहाँ पर भी जाके इसको पीटेगा। तो ये जो है शक और कुषाण के बीच लड़ाई लगातार चलते रहा। और फिर ये जब भारत पहुँच जाएगा तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे कुषाण अपना पूरा कैप्चर कर लेता है। फिर कुषाण का शासन हम जो है देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो अभी जस्ट अगला जो हम लोग देखेंगे, अभी क्या देखने वाले हैं, जो कुषाण वंश के जो प्रमुख शासक थे हम लोग उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो पहले इसको बोर्ड को मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुषाण वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में हम लोग बारी बारी करके पढ़ते हैं। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर कनिष्क के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कनिष्क सबसे फेमस राजा हुआ था, लेकिन कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, कुजुल कडफिसस फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो नाम है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का नाम मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि बायोलॉजी के जो किसी जीवाणु या कीटाणु का नाम याद करना ज़्यादा आसान था बनिस्पत इनके नाम के, है ना। तो थोड़ा देर के लिए फिर बर्दाश्त कर लेना है कि मतलब इनके जो राजा का नाम है थोड़ा अटपटा सा नाम मिलेगा आपको। तो क्या नाम था इनका, कुजुल कडफिसस फर्स्ट। ये इसके संस्थापक कहलाते हैं कुषाण वंश के। अच्छा, इन्होंने जो है, अच्छा इनका पहले साम्राज्य क्षेत्र देख लेते हैं, फिर इनके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे उनका हम देखेंगे बारी बारी करके। इनका जो साम्राज्य क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक था, ईरान से लेकर के सिंधु या झेलम का जो एरिया था वहाँ तक हमारा फैला हुआ था। तो ईरान से लेकर के सिंधु या झेलम तक के एरिया, जिसमें से कि बैक्टीरिया और जो पार्थिया है उसको भी ये कैप्चर किए हुए था। तो अच्छा खासा इसका क्षेत्र क्या था, पूरा साम्राज्य का क्षेत्र काफ़ी बढ़ाया था। अच्छा, इनके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो मुख्यतः तांबे के सिक्के चलाए गए थे। और इनके जो सिक्के का जो दो भाग था, तो एक हिस्से पे ईरान के जो राजा थे जिनका नाम क्या था, हार्मियस, उनका जो चित्र जो है उस सिक्के पे दिखता है। और दूसरे यानी कि सिक्के के जो दूसरे तरफ जो था वो कुजुल कडफिसस फर्स्ट, यानी इनका अपना खुद का, मतलब एक तरफ राजा अपना खुद का चित्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो ईरान के जो शासक थे यानी जो ईरानी राजा थे जो हार्मियस था उनके प्रति भी दिख रहा। अच्छा, उनका जो अगर जो वो जो सिक्के में जो फ़ोटो दिख रहा है, इससे ये लग रहा है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं इस राजा से रहा होगा, हार्मियस से रहा होगा। तो एक तरफ क्या देखते हैं, हार्मियस का चित्र दिखता है सिक्के पर, और दूसरे तरफ इनका खुद का चित्र दिखता है, ठीक है।
और इस देखो अब हार्मियस वाला जिधर था, जिधर हार्मियस के बारे में जो दिया हुआ था चित्र था, उसमें यूनानी भाषा का प्रयोग किया हुआ था, जबकि जो कुजुल कटफिसस फर्स्ट था उसमें खरोष्ठी भाषा, यानी कि एक ही सिक्के में यूनानी भाषा और खरोष्ठी भाषा दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये तो सिक्कों की बात हुई। उसके बाद देखते इनके बाद का जो शासक है, इनके बाद का शासक कौन है? कटफिसस सेकेंड, यानी कि जिसको हम लोग विम कटफिसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विम कटफिसस। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? विम कटफिसस। ठीक है, ये कौन थे? कुजुल कटफिसस। ये क्या है? विम कटफिसस। इनका जो साम्राज्य विस्तार है वो क्या देख रहे हैं, ये इनसे भी कहीं ज़्यादा है। मतलब ये तो सिर्फ ईरान से लेकर सिंधु या झेलम तक का था, इनका एरिया कहाँ से कहाँ तक है? ईरान से लेकर के सिंधु झेलम तक तो था, इसके अलावा वो पंजाब, गंगा घाटी, मतलब सोचो यूपी और बिहार तक के एरिया पे ये पहुँच गए थे। मतलब कहीं ना कहीं साम्राज्य का विस्तार इनके टाइम में बहुत ही ज़्यादा रहा। क्या? अच्छा, ये अब देखो साम्राज्य विस्तार इतना ज़्यादा था कि इनका उपाधि देखो कैसा कैसा था। इनके उपाधि का नाम क्या था? ये अपने आप को खुद को महाराज बोलते थे, राजाधिराज कहते थे, सर्वलोकेश्वर कहते थे, महेश्वर कहते थे, महान उद्धारक कहते थे। अब देखो कहते हैं कि राजा की ताकत उनके साम्राज्य विस्तार से पता चलता है। ये चीज़ यहाँ भी दिख रहा है। इनके जो इतने सारे जो उपाधि जो आप देख रहे हो वो इसलिए क्योंकि इनका साम्राज्य का विस्तार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रहा है। अच्छा, इनके साम्राज्य विस्तार का कारण क्या रहा? कुषाणों के साम्राज्य विस्तार के कारण ये रहा कि एक तो भारत में क्षेत्रीय ताकत कुछ वैसा ताकतवर बचा नहीं था। अच्छा, शकों, अच्छा इंडो ग्रीक, उसके बाद शक आए थे, फिर पार्थियन आए। पार्थियन को फिर ये लास्ट में जाकर के ये कुषाण खुद हराते हैं, हालांकि शक को भी हराते हैं अपने एरिया में। तो एक तो ताकत के मामले में इनके टक्कर का कोई था नहीं। अच्छा, यहाँ के मतलब भारत में भी कोई क्षेत्रीय वैसा ताकतवर कोई शासक बचा नहीं जो इनको हरा सकते थे। इस वजह से ये सारे क्षेत्र को कैप्चर करते हो, आसानी से कैप्चर करते हो यहाँ तक पहुँच गए थे। ज़्यादा युद्ध इनको नहीं करना पड़ा था भारत में, कुषाणों को। ये यहाँ तक हमारा पहुँच गया। अच्छा, इनके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो सिक्के में आप क्या देख रहे हो? सोने और तांबे दोनों का इस्तेमाल होता है। जबकि इनके द्वारा जो कुजुल कटफिसस फर्स्ट के टाइम में जो सिक्का चलाया गया था वो सिर्फ तांबे का था, और इनके टाइम में मतलब सोने का भी सिक्का चला गया प्लस तांबे का तो पहले से चल ही रहा था। और ये सिक्कों की संख्या जो काफ़ी बढ़ा देते हैं। उनके टाइम में सिक्कों की संख्या कम थी, जबकि इनके टाइम में सिक्कों की संख्या, अच्छा सिक्कों की संख्या जो बढ़ रही है इससे ये भी पता चलता है कि इनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्योंकि व्यापार में जब मुद्रा की स्थिति यानी कि सिक्कों का प्रचलन जब बढ़ता है, इससे ये पता चलता है कि व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। किनके टाइम में? विम कटफिसस के टाइम में, यानी कि अच्छे से बिजनेस चल रहा था उनका, काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा था, इसलिए सर्वाधिक सिक्का इनके टाइम में दिखता है। उसके अलावा एक चीज़ ये देखना कि साम्राज्य विस्तार तो ये कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इनको चिंता भी लगा था। किस बात के लिए चिंता लगा हुआ था? एक चीनी राजा थे जिनका नाम था पांचाओ। चीन के एक राजा थे जिनका नाम था पांचाओ। ये पांचाओ जो है अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाते बढ़ाते चीन से लेकर के कहाँ तक पहुँच गए? रोमन साम्राज्य तक पहुँच जाता है। अच्छा, चीन से रोमन साम्राज्य तक अगर अपना विस्तार करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, तभी तो फैला। और इनके साम्राज्य विस्तार को देखते ये डर गए। ये इसलिए डरे क्योंकि इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रोमन एम्पायर को कैप्चर करते हुए फिर ये ईरान की तरफ मुड़ते हुए कहीं हमें भी ख़त्म ना कर दे। तो इनको खुद के वजूद पर संकट नज़र आया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक समय मेरा मामला सेट हो जाए। और इस वजह से ये क्या करते हैं, रोमन साम्राज्य की सीमाओं तक ना पहुँचे। इस वजह से क्या हुआ? अच्छा, इनका जो सीमा चूँकि ये पहुँच चुका था और इस वजह से इनसे क्या हुआ था? डर गए थे ये। अच्छा, अब सोचा इन्होंने कि अब हम करें तो करें क्या? इनका साम्राज्य विस्तार तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चल रहा है, तो आखिर हम ऐसा कौन सा तरकीब अपनाएं कि इनके साम्राज्य विस्तार पर हम कंट्रोल कर सकें। तो इनको लगा कि देखो, चूँकि पुराने परंपराओं से हम लोग पढ़ते आ रहे इतिहास में कि जब भी साम्राज्य विस्तार करना अगर कोई चाहता है राजा, तो उनके पास दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप अपने सामर्थ्य यानी कि ताकत के दम पर, और दूसरा होता है सांस्कृतिक गतिविधि के दम पे। तो समझदार राजा क्या करते हैं, सोचते हैं कि मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब ताकत का इस्तेमाल कम करते हैं और सांस्कृतिक गतिविधि यानी कि विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये दिखता भी है कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से प्रस्ताव भी रखते हैं। ये कहते हैं पांचाओ को कहते हैं कि पांचाओ आपकी जो बेटी है वो हमें बहुत पसंद है। बोला हाँ, तो बोला कि मतलब शादी करनी है। तो पांचाओ समझ रहा था कि इसका इरादा क्या है। अच्छा, पांचाओ एक बात ध्यान देना, जो बड़े बड़े जो राजा लोग जब भी अपने जो राजकुमारियों का जो शादी करते थे वो आमतौर पे बराबरी के रिश्तेदारों में शादी करते थे, लेकिन जब भी वो शादी करेंगे अपने बराबरी की हैसियत वालों से करेंगे। पांचाओं को पता था कि मेरा एरिया बहुत बड़ा है, तो ये तो चलो ठीक है, इसका भी एरिया ठीक ठाक है, लेकिन मेरे इतना बड़ा तो नहीं है।
अच्छा, इनको ये भी पता था कि अभी ये हमसे डरा हुआ है और डरने की वजह से ये ऐसा कूटनीति जो है चाल चल रहा है, तो इस बात को समझते थे। और ये क्या करते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कटफिसेस को जो है ये मना कर देते हैं। तो कटफिसेस को लगा यार ये तो दिक्कत हो गया, ऐसा तो हम सोचे भी नहीं थे। ये इनको तो लगा कि चलो मामला सेट हो जाएगा। अब मामला सेट हो जाएगा तो फिर ये कम से कम चलो ठीक है, हम रोमन साम्राज्य को नहीं लेंगे तो कम से कम मेरा साम्राज्य तो बचा रहेगा। ये अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने इनसे ऐसा प्रस्ताव रखा था पांगचाओ से। अब पांगचाओ चीनी है, अब तुम जानते हो कि चीनी आदमी कितना चालाक होता है। तो चीनी तो आज भी देख लो, चीनी व्यक्ति बहुत चालाक है। चालाकी के मामले में तो चीन से आज दुनिया परेशान है। अच्छा, अब जो है ये क्या करते हैं, इनको लगा कि चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम में आप मना कर दिए थे, सेकंड टाइम सोचिएगा एक काम करते एक बार फिर से कोशिश करते हैं। जैसे आम लाइफ में क्या होता है, जब आदमी का एक बार कोई प्रस्ताव ठुकरा देता है, वो सोचता है कि यार वंस मोर, मतलब एक बार और ट्राई करें, क्या पता इस बार मामला सेट हो जाए। ये इसी ख्वाब से, यही सोच करके ये क्या कि अपने राजदूत को वो भेजे इनके पास, पांगचाओ के पास। पांगचाओ देखे इस बार तो उनका मूड ख़राब था कि पिछले बार जब मना करे फिर इस बार क्यों भेजा। इसको जो भेजा गया सबसे पहले इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके सोचो राजदूतों की जो पिटाई, जो हालांकि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनकी पिटाई विटाई ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है इनके राजदूत की। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बोलते तेरा तो हो गया ठिकाना, अब तेरा जो मालिक है, जो कटफिसेस है, अब ज़रा उसका हिसाब लगाते हैं हम। फिर बाद में क्या किया, कटफिसेस को भी पराजित कर दिया, हरा दिया उसको, और हरा करके कुछ क्षेत्र को कैप्चर भी कर लेता है ये। लास्ट में क्या होता है, माई बाप की तरह ऐसे हाथ पैर जोड़ लेता है, माई बाप अब छोड़ दो, अब हम दोबारा प्रस्ताव नहीं रखें, हमको आपकी बेटी चाहिए भी नहीं चाहिए। बोला बेटी तो छोड़ो, पहले युद्ध में जो हरजाना, जो खर्चा हुआ है मेरा, जो तुम्हारे चक्कर में जो मेरे इतने सारे जो सिपाही मरे हैं, पहले हमको उसका हरजाना दो। तो बदले में इसको क्या, कटफिसेस सेकंड को इसको जो है बहुत सारे उपहार देना पड़ा, तब जाके पांगचाओ माने। तब इनको लगा कि चलो ये राहत में रहा, सांस मिला इनको कि चलो ठीक है, चला गया ये। बेटी क्या मांग ली, पूरा मेरा साम्राज्य जो है छीनने के चक्कर में था ये, जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, ये हम देख लेते हैं इसमें। तो अच्छा, एक चीज़ जो लास्ट हमारा जो बचा हुआ था इसमें बताने के लिए, जो कटफिसेस सेकंड था, इनके बारे में जो देखते हैं कि इनको कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कुषाण वंश का एक क्वेश्चन होता है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, और दूसरा होता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होता है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगर हम बात करेंगे कुषाण वंश का संस्थापक की बात, तो हम कहेंगे किसको, कुजुल कटफिसेस को कहेंगे। जबकि अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो हम किसको बोलेंगे, कटफिसेस सेकंड या फिर विम कटफिसेस को कहते हैं। और तो कुछ बचा नहीं है इसमें समझाने के लिए, तकरीबन पूरा टॉपिक हमारा आज का कवर हो गया है। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा किनके बारे में, कनिष्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।